ये बताएं पिछले जो लेक्चर हैं उसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके, तो बताएं। जी, प्रैक्टिस किए थे आपने उसको, फेजर क्वांटिटी वगैरह को? सर अभी कर रहे हैं, कुछ किए हैं अभी, कुछ रहते हैं आप कर रहे हैं, अभी सारे हुए नहीं है। करें ना। एक्सपेक्टेड ये है कि आपके फर्स्ट फरवरी से ऑन कैंपस पेपर होंगे। ठीक है, अभी प्लान आया नहीं है, फाइनल स्केड्यूल नहीं आया, लेकिन इट इज पॉसिबल। कब से बता रहे हैं सर? 1 फरवरी से। सही है, कम फरवरी से। ठीक है, ये कम फरवरी, तो उसको देख लीजिएगा। जी सर। चलें, आज जो और मैं टॉपिक लेक्चर देना है बेसिकली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है सेंस में कि जो आपका सिंगल फेज कैलकुलेशन आप परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर जब आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सकती है, क्योंकि उसमें जो ग्राउंडिंग के एक्सपेक्ट्स होते हैं न्यूट्रल पॉइंट के, चाहे वो ट्रांसफार्मर में हो या आपकी ग्रिड के अंदर हो, तो उस वक्त उस पर डिपेंड करता है उसका सर्किट किस तरीके से बनता है। नेगेटिव सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस जो सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट बनता है सिमेट्रिकल सिस्टम में, वो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हम सिंगल लाइन डायग्राम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तकरीबन वो वैसे ही बनता है। ठीक है, आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? जी सर, बात क्लियर आपकी। ओके, वकार जी आपको सर। आवाज़ आ रही है? जी सर। चलो ठीक है। स्क्रीन भी शेयर हो रही है आपको इस वक्त, आ रहा है नज़र? जी सर। ठीक है, जी सर। तो आज हमने ये लाइट तो देखना है कि न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन जो है हमारा, उसको हम किस तरीके से उसको, उसमें क्या प्रिंसिपल है या उसको किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं। तो बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पे थोड़ी सी लेके चलते हैं। जो न्यूट्रल पॉइंट मेथड है, इसमें डीलिंग विद द मेथड ऑफ न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन, कि हमने जो न्यूट्रल पॉइंट को कैसे कनेक्ट करना है, वी हैव टू फोकस ऑन 3 सेक्शन। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो सिस्टम है आपका, उसमें न्यूट्रल अर्थिंग ऑफ वन ट्रांसफार्मर किस तरीके से हुई हुई है, या उसमें ये देखेंगे कि न्यूट्रल अर्थिंग ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर इन 3 फेज ग्रिड में कैसे हो सकती है। ठीक है, 3 फेज ग्रिड से मुराद ये है कि अगर आपके पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के 3 ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, तो उसमें भी आपने इंडिविजुअली ट्रांसफार्मर जो है उनके ग्राउंडिंग प्रिंसिपल को देखना है। ठीक है, अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट होगा ऑफ द न्यूट्रल अर्थिंग ऑन द इंक्रीज ऑफ द फेज टू ग्राउंड फोल्ड, ऑब्वियसली व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दैट, जो हम न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन का मेथड पे डिपेंड करेगा यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है। तो उससे हमने ये चेक करना है कि जो फेस टू ग्राउंड अगर फॉल्ट आता है विच इज सिंगल फेस फॉल्ट, तो उस सूरत में हमारे जो वोल्टेजेस हैं हेल्थी फेस पे कितना राइज करते हैं, या शॉर्ट सर्किट की अमाउंट जो है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको शुरू में कि बास केसेस में सिंगल फेस टू ग्राउंड फॉल्ट आपका 3 फेज जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है उसको एक्सीड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये जो न्यूट्रल अर्थिंग न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली डेल्टा कनेक्शन में तो नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो वाई कनेक्शन होगा, स्टार कनेक्शन, उसका जो कॉमन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एज शोन इन दिस डायग्राम, तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमने जो इम्पिडेंस है ZME उसको हमने किस तरीके से कनेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हम देखें न्यूट्रल अर्थिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स, तो इसमें ये है कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द इम्पिडेंस ऑफ द न्यूट्रल अर्थिंग जो ZME, वी डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग। तो यहाँ पे 3 किस्म की टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो इम्पिडेंस है 0 मींस के डायरेक्टली शॉर्टेड है, देयर इज नो इम्पिडेंस बिटवीन न्यूट्रल कनेक्शन एंड द ग्राउंड वायर, या आप इसको रिटर्न वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड वायर है, न्यूट्रल को अगर ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ये सॉलिड अर्थिंग है। ठीक है, अगर ये ओपन होगा यानी न्यूट्रल सेपरेट है और आपका ग्राउंड भी सेपरेट है कनेक्शन, तो इट इज कॉल्ड एज नॉन सॉलिड अर्थिंग, या इसको ओपन न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, और वी कैन आल्सो से एज आइसोलेटेड न्यूट्रल। ऑलराइट, और एक केस होगा या तो आप इसमें हाई इम्पिडेंस लगाएंगे या आप इसमें लो इम्पिडेंस लगाएंगे। तो हाई इम्पिडेंस का मतलब ये होगा कि रेजोनेंट अर्थ न्यूट्रल है, जहाँ पे जो ZM की जो वैल्यू है दैट इज प्योर रिएक्टेंस। ओके, और जो आपका लो इम्पिडेंस सिस्टम है इसमें आपके पास या तो
लो वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस होगी, या इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी रेजिस्टेंस होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये आप ये क्लियर थोड़ी कीजिएगा, आपने ये बताया न्यूट्रल को अर्थिंग के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो सॉलिड अर्थिंग होगी, ये बताया ना आपने। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा ना न्यूट्रल टू जी ग्राउंड। जी 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 वो इफ अच्छा देयर इज अर्थिंग नो भी होगा। इम्पिडेंस देन इट मींस दिस इज सॉलिड अर्थिंग, so that when the value of the impedance would be 0 in this case। जी जी ठीक है, और if it is open जी then we can, it is infinity, impedance is infinity, then there is no connection between neutral and the solid ground, neutral and the ground। ग्राउंडिंग। ये डायग्राम आप देख लें, इस वैल्यू जो इम्पिडेंस है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये इन्फिनिटी है यानी कि ओपन है तो ये m जो न्यूट्रल पॉइंट है दैट विल बी, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द ग्राउंड। ओके, अच्छा अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। द रेक्टर फॉर द रेजोनेंट अर्थ न्यूट्रलाइजर इज आल्सो कॉल्ड द अर्थ फॉल्ट न्यूट्रलाइजर, यानी कि ये जो इम्पिडेंस है ZME, दिस वन, इसको हम कहते हैं अर्थ फॉल्ट न्यूट्रलाइजर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अर्थ फॉल्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब उसको रिड्यूस करेगा। द गोल ऑफ लो इम्पिडेंस न्यूट्रल अर्थिंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अ फेज टू अर्थ फॉल्ट एज वेल। यहाँ पे जो लो इम्पिडेंस हमने लगाने का मकसद यहाँ पे यही है कि हमने जो फेज टू अर्थ फॉल्ट को लिमिट करना है। ठीक है, and obviously we have to control the fault current, by this we can control the magnitude of the fault current। उसमें एक एडवांटेज ये भी होता है कि जो हम सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसको हम अपनी मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं उसको रेंज में लाने के लिए। ठीक है, so we have the ability to control the magnitude of the fault current by placing the impedance as per our demand। it will be achieved, मतलब लो इम्पिडेंस कैसे होगी, it will be achieved by implementation of either reactance or resistance depending on the grid impedance characteristic। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है हाई इम्पिडेंस और लो इम्पिडेंस का, फॉर एग्जांपल अगर हम लो इम्पिडेंस की बात करें तो यहाँ हम रिएक्टेंस में इंस्टॉल कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, अगर आपका मीडियम वोल्टेज लेवल ग्रिड है तो उस सूरत में हम रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके पास हाई वोल्टेज लेवल ग्रिड है देन वी विल यूज द रिएक्टेंस। ऑब्वियसली हाई वोल्टेज सिस्टम में हमें रिएक्टेंस की जरूरत इस वजह से है कि हमारे पास उसमें केबल कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है और वोल्टेज आर नॉर्मली हायर। सो नॉर्मल केस में हम रिएक्टेंस को, जो केबल की कैपेसिटेंस होती है उसको कंपनसेट करने के या उसको रिड्यूस करने के लिए उनका इफेक्ट को, तो हम उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपको इन दोनों रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कम्बिनेशन भी इस्तेमाल करना पड़ता है। For that reason, a combination of resistance and reactance will be applied for the short term low impedance neutral अर्थिंग। इस केस में होगा क्या है कि जब हम कंटिन्यूस ऑपरेशन कर रहे होंगे when there is no fault, ठीक है, तो उस वक्त आपका जो मेन एलिमेंट कनेक्टेड होगा वो होगा रिएक्टेंस। उसका फायदा ये है कि जब रिटर्न पाथ है या जिसमें जो अनबैलेंस करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो उस सूरत में आपको हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इट विल बी प्योर इंडक्टेंस एंड जो इंडक्टेंस होती है वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज अ फॉल्ट पीरियड, तो उस सूरत में आपके पास फॉर द मोमेंट आपके पास पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट हो जाएगी इस रिएक्टेंस के, स्विच ऑन टेम्पररीली। इससे ये होता है कि आपके पास सिस्टम में अनबैलेंस रेजिडुअल करंट पास होता है, जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में मदद देता है कि फॉल्ट की लोकेशन जो है वो कितनी दूर है, मतलब किस डिटेक्शन के लिए उसमें काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ कर रहे हैं डिस्टेंस रिलेज, ठीक है, तो डिस्टेंस रिलेज जो होती हैं वो नॉर्मली ग्रिड की इम्पिडेंस को चेक कर रही होती हैं, जो भी ब्रांच है उसकी इम्पिडेंस को बाय मेजरिंग द करंट एंड द वोल्टेजेस। तो उस सूरत में with this resistance for that you're going to install, such as shown in this diagram, will help you to identify the fault। obviously this system में क्या है कि आपकी जो Rn की जो वैल्यू है वो much smaller than होगी जो इसकी reactance की होगी। So this is the simple configuration of short term low impedance neutral earthing, कि इस केस में आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन है। नॉर्मल ऑपरेशन में आपके पास ये रिएक्टेंस की वैल्यू कनेक्टेड होगी, and when there is the fault the amount of current increases,
then you connect them momentarily for this switch. Okay, यहाँ तक बात क्लियर है? ये थोड़ा सा सर ये unbalanced शॉर्ट टर्म लो reference- इम्पीडेंस का सॉरी क्या पूछ रहे हैं आप? आतिफ बोलो। जी जी बताएं आतिफ। पूछ रहा था कि अनबैलेंस रेजिडुअल करंट का थोड़ा सा बताइएगा ये था। इसमें ये है कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से आपकी जो शॉर्ट टर्म में जो अनबैलेंस बिहेवियर आता है, फॉर एग्जांपल जैसे सब ट्रांजिएंट पीरियड की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जी। उसमें उस पीरियड में आप डिटेक्शन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, डिकेइंग कंपोनेंट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो ग्रिड की इम्पीडेंस है वो कॉम्बिनेशन होता है आर और एक्स एलिमेंट का। तो नॉर्मली आपके पास जो अगर ये केबल की रेजिस्टेंस कम है ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप उसकी जो रेशियो है उसको प्रोपोर्शनली चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस अनबैलेंसिंग जो बिहेवियर होता है उसके मदद से आप जो है डिटेक्शन प्रोसीजर कर सकते हैं फॉल्ट, ठीक है। ओके सर जी सर ये शॉर्ट टर्म लो इम्पीडेंस से क्या फायदा होगा हमारे? शॉर्ट मैंने बताया ना, शॉर्ट टर्म का मतलब है ओनली व्हेन द फॉल्ट इज अपेयर, ठीक है। और अच्छा इसका फायदा ये है कि जब उसमें अमाउंट ऑफ करंट जो है उसको आप सही बेसिकली सही इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आर की वैल्यू छोटी है तो सिस्टम में जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी ना। तो सही ये सही आप सही कर क्या रहे होते हो कि जो मोमेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो आप वेरी कर सकते हो ना, कि मतलब हम उसमें इससे वेरी करेगा ना। एस्टिमेट कर सकते हैं। नहीं एस्टिमेट नहीं, कैलकुलेशन देखें, मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था कि अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इतना कम है कि आपके सर्किट ब्रेकर्स जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते तो वो ट्रिप नहीं करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल में अगर आप इंडक्टेंस ऐसे लगा रहे हैं कि जब आपने इसके स्टेडी स्टेट बिहेवियर को कंट्रोल करना है, ठीक है। मैंने आपको स्टडी स्टेट में ये भी बताया था कि बाज़ दफ़ा न्यूट्रल पॉइंट के कनेक्शन ये बताता है कि आपका जो रेक्टिव पावर कंपनसेशन है, ठीक है, वो किस तरीके से हो सकती है, उसके उसके पर्पस भी आप इस रिएक्टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जो रिएक्टेंस है ये वाली इट इज़ क्वाइट लार्ज, इसमें जो सिंगल फेज टू फॉल्ट करंट है वो क्वाइट स्मॉल है। फॉर दैट मोमेंट अगर आपका जो करंट है वो नॉर्मल लोडिंग करंट से ज़्यादा हो जाता है तो उस सूरत में मोमेंटली कनेक्ट होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली देन द अमाउंट ऑफ करंट विल राइज एंड इट विल डिटेक्ट वेदर इट्स शॉर्ट सर्किट और नॉट। तो उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के। ओके जी। डिस्कनेक्ट हो गया सर। क्या चीज़? अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया, कह रहा है कि लाइट चली गई, जनरेटर चला। अच्छा चलें ठीक है। ओके further for the characteristic of a grid according to their neutral earthing the designation is in table are generally applied. So now we have defined the system। देखिए यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें डिफाइन की हैं, इन चीज़ों को गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने इसमें डिफाइन किया है कि हमारे जो न्यूट्रल का जो पॉइंट है उसके मुताबिक हम सिस्टम को कैसे या ट्रांसफार्मर को कैसे बताते हैं। जैसे एक सॉलिड अर्थिंग है, नॉन सॉलिड अर्थिंग है, वन न्यूट्रल पॉइंट है, आइसोलेटेड है, या रेजोनेंट अर्थ न्यूट्रल है, या लो इम्पीडेंस अर्थ न्यूट्रल है, ठीक है। ये तो हमने ट्रांसफार्मर की में जो जिस तरीके से न्यूट्रलिंग हुई है उसकी टाइप को हम डिफाइन किया। लेकिन जब हम सिस्टम लेवल पे बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उसमें ग्राउंडिंग के प्रोस्पेक्ट से उसकी डेफिनेशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कहते हैं सिस्टम आपका डिजाइनिंग ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग ऑफ a three-phase system is solid earthing when all the neutral point are solidly grounded, यानी कि जितने भी ट्रांसफार्मर सिस्टम में लगे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सिस्टम में ये कनेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वाई कनेक्शन है तो दिस इज आल्सो ग्राउंड एंड दिस इज आल्सो ग्राउंड। तो इस सूरत में हम ये कहेंगे ये हमारा जो पूरा सिस्टम जो है वो सॉलिड अर्थिंग है, सॉलिड ठीक है।
अगर इस केस में एटलीस्ट वन हो लेकिन सारे ना हो, फॉर एग्जांपल ये ना हो, ये ओपन हो कनेक्शन और ये आपके पास एटलीस्ट वन है, तो उस सूरत में आप इसको कहेंगे कि ये पार्शली सॉलिड अर्थ है, मींस मिनिमम वन न्यूट्रल पॉइंट आर सॉलिडली ग्राउंडेड। और अगर इस केस में दोनों ट्रांसफार्मर जो है उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, अनअर्थ है, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट ओपन है, इंफिनिटी है उसकी इम्पीडेंस, तो उस सूरत में हम कहेंगे नो न्यूट्रल ग्राउंडिंग है, हमारे सिस्टम में नो न्यूट्रल ग्राउंडिंग है। फर्दर आपके पास होगा, हम इसको कहेंगे कि रेजोनेंट अर्थ न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट मिनिमम वन न्यूट्रल पॉइंट विद द अर्थ फॉल्ट न्यूट्रलाइजर। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई इम्पिडेंसेस होगी सिस्टम में, could be a resistance, could be a reactance। और अगर आप लो इम्पीडेंस अर्थ न्यूट्रल आप सिस्टम को कहोगे जिसमें मिनिमम वन न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंडेड विद द लो इम्पीडेंस, ठीक है, तो उसमें हम ये कहेंगे कि लो इम्पीडेंस से मुराद ये है कि रेजिस्टेंस है या लो इम्पीडेंस रिएक्टेंस है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो लो इम्पीडेंस अर्थ न्यूट्रल है उसमें। ओके, ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो सिस्टम की। उसके बाद उसके थोड़ा सा इफेक्ट्स आएंगे। फॉर टेम्परेरी फेज टू ग्राउंड वोल्टेजेस फॉर द faultless phases as a result of a fault with ground, the impedance of the zero sequence system is decisive। तो इसमें ये होता है कि ऑब्वियसली ये कहा जाता है कि अगर आपका सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है तो दूसरे जो हेल्थी फेज होते हैं उसके ऊपर भी वोल्टेजेस चेंज होते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका जीरो सीक्वेंस सिस्टम के ऊपर। This impedance of the zero sequence system will be essentially determined by the type of neutral earthing। तो इसमें न्यूट्रल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, जीरो सीक्वेंस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कि उसका नेटवर्क किस किस्म का है। अगर हम अभी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा उस चीज के ऊपर। द टेम्परेरी ओवर वोल्टेज विल बी एक्सप्रेस बाय द अर्थ फॉल्ट फैक्टर, इसको हम कहेंगे सिग्मा का, सॉरी डेल्टा, स्मॉल डेल्टा। The limit value between reduce and normal voltage stress is 1.4। यानी कि ये हमें बताता है कि हमारे जो सिस्टम में जो ओवर वोल्टेजेस आ रहे हैं हेल्थी फेज के ऊपर, उसको हम कहेंगे आइदर रिड्यूस वोल्टेज स्ट्रेस है या नॉर्मल वोल्टेज स्ट्रेस, यानी कि वोल्टेज आर हायर। तो बाज़ दफ़ा अगर आपका जो वोल्टेजेस है राइज करता है बस बार के ऊपर, लेकिन वो 1.4 टाइम्स लेस है, मतलब 1.4 पर यूनिट में अगर आप ज्यूम कर लें, तो हम उसको कहेंगे ये रिड्यूस वोल्टेज स्ट्रेस है। और अगर इसमें वोल्टेज लेवल 1.4 से यानी डेल्टा जो है ज़्यादा है, ठीक है, ये वही कैलकुलेशन है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में डबल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में देखी थी कि इसका रेशियो बिटवीन द वोल्टेज एट द हेल्दी फेज बिफोर आफ्टर द फॉल्ट डिवाइडेड बाय द वोल्टेज बिफोर द फॉल्ट, ठीक है। तो वो चेंज अगर 1.4 टाइम्स ज़्यादा होगा तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल वोल्टेज स्ट्रेसेस, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ रेटेड insulation voltages of the electrical equipment, power frequency withstand voltage, lightning impulse withstand voltage has to be make either for normal or reduced voltage stress। तो बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि हमने जो इक्विपमेंट्स हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई या आपका सिंगल फेज टू फॉल्ट, कोई भी ट्रांसफार्मर्स हैं, उसकी जो वोल्टेज अपर या मैक्सिमम रेटिंग होगी वो डिपेंड करेगी इस वोल्टेज स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है। अगर आपका यूं कह लें सिस्टम है उसमें नॉर्मल वोल्टेज स्ट्रेसेस आ रहे हैं एंड फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम जो है 10 kV सिस्टम है, तो उसमें जो केबल्स होंगी या जो ट्रांसफार्मर्स होंगे उसको 10 kV से मल्टीप्लाई कर दें विद 1.5 फैक्टर, ठीक है, या मोर देन 1.4 फैक्टर ज़्यादा आप करें, तो उसकी जो इंसुलेशन रेटिंग होगी दैट शुड विथस्टैंड दैट काइंड ऑफ वोल्टेज, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? ओके, अच्छा अब ये देख लेते हैं जो पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम है उसकी इम्पिडेंस या ट्रांसफार्मर्स के लिहाज से बात करें तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा और उसकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो ये सिंपल रिवीजन है, मतलब जो जिस तरीके से हम पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं ट्रांसफार्मर की, तो इट विल बी सेम लाइक दैट। तो द ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस विल बी डिटरमाइंड बाय द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यहाँ पे हम पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करें, जो ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस होती है उस पर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट दोनों अप्लाई करते हैं। बिकॉज a symmetrical construction of the transformer and symmetrical measuring voltages can be assumed, the measured impedance is the positive sequence system impedance of the transformer. तो हम जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट से जो हम इम्पीडेंस को कैलकुलेट करते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंसेस या पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम को हम उसको रेफर देंगे। तो अगेन इसमें डेल्टा और स्टार वाइंडिंग जो है वो इररिलेवेंट है, ठीक है, नो मैटर व्हाट वाइंडिंग दे हैव इट, इसका प्रोसीजर सेम होगा। इसमें बेसिकली हमने ये क्या की चीज़ कैलकुलेट करनी है, एक तो हमने कैलकुलेट करनी है वायरिंग की इम्पीडेंसेस या वाइंडिंग की इम्पीडेंस कह लें, उसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होगी, और हमें कोर इम्पीडेंसेस वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मली हम जो वोल्टेजेस हैं उसको किसी एक साइड के ऊपर रेफर कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे मेजरमेंट करनी है होती है अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट की या ओपन सर्किट टेस्ट की, तो हम उसको लो वोल्टेज साइड करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें जो उसके जो वोल्टेजेस हैं वो कम होता है उस सूरत में। तो यहीं पे वही पॉइंट लिखा हुआ है, द मेजरिंग वोल्टेज यू एट द ट्रांसफार्मर टर्मिनल हाई वोल्टेज साइड हैज टू बी चूजन टू दैट वैल्यू दैट द रेटेड ट्रांसफार्मर करंट एट हाई वोल्टेज और एंड लो वोल्टेज साइड फ्लो। तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रोसीजर आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो देन यू मेक ए शॉर्ट सर्किट ऑन द सेकेंडरी साइड, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। हियर यू अप्लाई द वोल्टेजेस सच दैट देयर रेटेड करंट flows, not the short circuit but the rated current, ठीक है। तो उस सूरत पे या इस पे सेम मोमेंट पे अगर आप रेशियो करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपके पास रेटेड करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ पे रेटेड वोल्टेज आए, तो इट कुड बी क्वाइट स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस एज वेल। तो उस सूरत में आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें जितनी पावर लॉसेज आ रहे होंगे, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द आर स्क्वायर, ओके। तो ये आपके रेटेड करंट है, फ्लो हो रहा है, एंड देन यू हैव लॉसेस, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर। बेसिकली पी आर आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो यहाँ पे पावर मीटर यहाँ पे होगा, तो उस वक्त जो पावर आपके पास जा रही होगी दैट विल बी पी आर, ओके। अदर वे अराउंड जेड की जो वैल्यू है, तो जो आपके पास वोल्टेजेस हैं, जो आपने वोल्टेज अप्लाइड किए हैं, और उस वक्त जो रेटेड करंट फ्लो हो रहा है उसके जरिए आप जेड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो IRT OS का स्क्वायर ये OS का मतलब है हायर वोल्टेज साइड, ओके। हियर इज हायर वोल्टेज साइड, ऑब्वियसली दोनों साइड जो है रेटेड वोल्टेज फ्लो होंगे, लेकिन ऑब्वियसली उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अप्लाई होता है, लेकिन प्राइमरी साइड का रेटेड वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का रेटेड वोल्टेज दोनों एक साथ फ्लो होते हैं। अच्छा जी, दिस पैरामीटर विल बी रेफर टू द रेटेड इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे हम उसको रेटेड इम्पीडेंस के तौर पे भी रेफर कर सकते हैं। ये सेम फार्मूला है जो हमने लास्ट टाइम देखा हुआ। ओके, सिंपल डेरिवेशन है जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। इसमें जाहिर सी बात है जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए उसकी रेटेड वैल्यू से डिवाइड किया है, और जेड को उसको रेटेड वैल्यू में परसेंटेज में कन्वर्ट किया है बाय डिवाइडिंग बाय द रेटेड वैल्यू। सो इसको क्या कहते हैं हम, आर आई जो है परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम रेजिस्टेंस, और Z1 इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम इम्पीडेंसेस, वो रेजिस्टेंस है, ये इम्पीडेंसेस है। The total positive sequence system impedance can be split into 1/2 each to the high voltage side and LV side। तो इस तरीके से जो हमने मेजरमेंट किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर रेशियो नहीं बताया हुआ तो आप इक्वली स्प्लिट कर सकते हैं प्राइमरी साइड की और सेकेंडरी साइड की, as we have practiced before। Then we get the equivalent
circuit diagram in which all the parameters for low voltage side have to be referred to the high voltage side। तो हम जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हायर वोल्टेज साइड जो है वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, दिस इज सेकेंडरी साइड बट रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड, ओके। And obviously this is the voltages that you apply on the rated voltage at the primary side, or ये rated voltage of secondary side refer to primary side। so this could be the equivalent circuit। तो Z1L जैसे कहेंगे यहाँ पे, ये आपका नो लोड इम्पिडेंसेस है, यानी कि कोर लॉसेस जिसे आप कह सकते हैं। और नॉर्मली जो कोर लॉसेस हैं वो आप कैलकुलेट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से। तो ये चीज यहीं पे लिखी है, द नो लोड इम्पिडेंस Z1L विल बी डिटरमाइंड बाय द नो लोड टेस्ट। अच्छा जी, नो लोड टेस्ट में आपके पास क्या है, इन द प्रैक्टिस द मेजरमेंट इज मोस्टली डन फ्रॉम द लो वोल्टेज साइड बिकॉज द लोअर रिक्वायर्ड मेजरिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मेजरमेंट अगर आप करेंगे तो वो कम होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं। नो लोड करंट एंड लॉसेस विल बी मेजर्ड, द लॉसेस आर पर्टिकुलरली द आयरन कोर लॉसेस। मींस अगर आप सेकेंडरी टर्मिनल्स को ओपन रखेंगे और प्राइमरी साइड पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस वक्त इसमें जितना करंट फ्लो होगा प्राइमरी साइड में, ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं यहाँ सेकेंडरी साइड के जो आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके प्राइमरी साइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उससे आप टोटल इम्पिडेंसेस और पावर लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो लॉसेस होंगे दैट विल बी इन आयरन कोर लॉसेस। उनके कुछ फार्मूले हैं यहाँ पे लिखे हुए, वही चीज़ें हैं जो हमने शुरू में देखी है, तो सिंपल रेफर कर देता हूँ। द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो जो कोर रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी आपके रेटेड वोल्टेज एट प्राइमरी साइड एंड द कोर लॉसेस, ठीक है। इसी तरीके से नो लोड इम्पिडेंस जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं आपको रेटेड वोल्टेजेस प्राइमरी साइड, और जो प्राइमरी साइड जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इक्विवेलेंट मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, देन इफ यू हैव R and Z, so they both are connected in parallel, so you can calculate the value of reactance। बाज़ दफ़ा ये जो लॉसेस होते हैं नो लोड लॉसेस वो परसेंटेज ऑफ नो लोड करंट में डिफाइन किया जाता है। तो जो नो लोड करंट आपने मेजर किया होता है उसको आप रेटेड करंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ नो लोड करंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इन मोस्ट केसेस द मैन्युफैक्चरर गिव्स द वैल्यू फॉर द परसेंटेज नो लोड करंट इन द डाटा शीट। With it, the no load impedance can be calculated using this formula। So if you have no load current, 100 divided by that, and then you have a rated voltage का square and rated apparent power से divide कर सर ये तो फॉर्मूले को वही कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। जी जी, उसी को फॉर्मेट किया जी, बिल्कुल वही चीज़ है जो पहले हम न्यूमेरिकल शुरू में जो मिड से पहले मैंने वो फार्मूले करवाए थे, तो ये वही फार्मूले हैं बेसिकली, ठीक है। The percentage no load current for medium voltage transformer is in the range of 0.01 to 0.025। ये एक खास एक स्टैंडर्ड कैसा है रेंज गिवन है मीडियम वोल्टेज ट्रांसफार्मर में, बिटवीन दिस रेंज आपके पास नो लोड करंट होता है। और इस क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपका जो नो लोड इम्पिडेंस है वो मच ग्रेटर देन आपकी वायरिंग इम्पिडेंस है, ठीक है। द नो लोड इम्पिडेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। इन दिस केस में आप उसको नो लोड इम्पिडेंस जो है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब ट्रांसफार्मर की जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस क्या है उसके मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से कैलकुलेट होती है या उसकी वैल्यू क्या गिवन होती है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जीरो सीक्वेंस सिस्टम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम the following key points have to be considered। सबसे पहले क्या है कि the zero sequence impedance of the winding are equal to the positive sequence impedance। वो जो वैल्यू है इसकी जीरो सीक्वेंस की, तो वो पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम के भी वैलिड क्या उसके बराबर हो सकती है वाइंडिंग की सिर्फ, ठीक है। इवन कि आपका नेगेटिव सीक्वेंस की भी सेम ही है। जैसे ये जो इम्पिडेंसेस है ये वाली,
these two, they both value, this is positive sequence impedance, ये जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस भी इन दोनों के बराबर हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, द नो लोड इम्पीडेंस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। हमने पॉजिटिव सीक्वेंस में देखा था कि हम बाज़ केसेस में जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस जो आयरन कोर लॉसेस क्योंकि उसकी इम्पीडेंस ज़्यादा है और उसमें नो लोड करंट कम है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जीरो सीक्वेंस सिस्टम में आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे because in most cases it is a part of zero sequence circuit, hence it is not a no load impedance। तो ये जो impedance है जो no load impedance जिसको हम कहते हैं वो no load impedance नहीं है, ठीक है, like in positive sequence system, but is designated as magnetization zero sequence impedance, ZOM इसको हम कहते हैं। तो ये मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस होती है जो कोर को एनर्जाइज करने के लिए काम आती है। The zero sequence current can only flow if minimum the winding of one side are star connected and the star point is grounded। तो यानी कि ये जीरो करंट उसी वक्त फ्लो होगा कि या तो वो ग्राउंड होगा, ग्राउंड यहाँ से बड़ा आपके पास सॉलिड ग्राउंड नहीं है, इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं, या तो आप इस किसी इम्पीडेंस के थ्रू ग्राउंड करें या सॉलिड ग्राउंड कर लें। अगर ये न्यूट्रल ओपन होगा तो उस सूरत में आपके पास जीरो सीक्वेंस करंट नहीं फ्लो होगा, और इवन के डेल्टा कनेक्शन भी होगा तो उस सूरत में भी आपका जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, इसको हम ये देख लेते हैं, अगर हमारे पास वाई वाई कनेक्शन है तो यहाँ पे अगर हमारा न्यूट्रल पॉइंट है लेकिन ओपन है वन साइड और अदर साइड हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कनेक्टेड है, ठीक है। So in the following, the determination of the zero sequence impedance for transformer of vector YY with one grounded star point is shown. The Bayesian circuit is distributed in this way। तो इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो ऑब्वियसली इसमें जो जीरो सीक्वेंस करंट होगा वो 3 टाइम्स होगा, because we have 3 phases coming from this side। ये जो हमारे पास जो फेज है इसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट से, ठीक है। So in the windings flow zero sequence current which generate in the iron core legs zero sequence magnetizing flux। तो कोर्स की जो लेग्स होंगे उसमें हमारे पास जीरो सीक्वेंस मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। The total zero sequence magnetic flux depends on the magnetizing circuit। जो भी सर्किट है डिपेंड करता है, ये 3 लेग कोर है, 5 लेग कोर है हमारे पास। From the theory of magnetizing circuit is known that the magnetic flux depends on the magnetic voltages। Okay, तो ये फ्लक्स है, ये वाइंडिंग है, and this is the current, and on the magnetic resistance of the magnetizing circuit। तो ये करंट जो है आपके पास वो प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, ओके, एंड देन वी हैव अ मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस। तो हम उसको सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे शो की है, आपके पास जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा द करंट, जीरो सीक्वेंस करंट, वाइंडिंग, और आपके पास उसकी जो कोर की जो मैग्नेटिक सर्किट की जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस है वो, ओके। आपको वैसे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, द जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस देन वुड बिकम समथिंग लाइक दिस। तो इसमें जो Z होती है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस दैट इज वोल्टेज अपॉन I। तो उसकी सिंपल सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास I नोट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी गेट द इक्वेशन समथिंग लाइक दिस। According to equivalent circuit, zero sequence impedance consists of the impedance of the winding plus magnetizing impedance। तो आप उसको इस तरीके से करें कि जो ट्रांसफार्मर मैंने आपको शुरू में दिखाया उसमें एक पॉइंट जो था वो ओपन कनेक्शन था, अगर वो न्यूट्रल कनेक्शन था देन यू विल मेक अ ओपन कनेक्शन लाइक दिस। लेकिन आपका एक न्यूट्रल पॉइंट है, मैं डायग्राम मेरे ख्याल से दोबारा बना देता हूँ तो क्लियर हो जाएगी बात। So for example this is the primary side और यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है विद सम इम्पीडेंस और डायरेक्टली कनेक्टेड, लेट्स से दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड, and the other point is open।
ठीक है। तो ये जो ओपन कनेक्शन आपने बनाया है इक्विवेलेंट सर्किट में, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे ये कोई कनेक्शन नहीं है। एंड दिस इम्पीडेंस ZOM इज बेसिकली फ्लोइंग बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड, इसमें यहाँ पे जो ग्राउंड में करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो इम्पीडेंस कैलकुलेट होगी दिस विल बी यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। सर ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस नहीं होगी? ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस ये है, वाइंडिंग इम्पीडेंस है, मैंने आपको दो बताई थी, एक वाइंडिंग इम्पीडेंस है विच इज दिस वन जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, सही। इनका मैग्नीट्यूड वही है जो आपका पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस में वो बात की हुई है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जो लो वोल्टेज साइड है उसकी इम्पीडेंस यहाँ पे आ जाएगी, जो सही ये सही। रेफर किया, ठीक है, उसको हम अभी मॉडल नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट के कनेक्शन। तो इस चीज को देखिएगा, अगर ये न्यूट्रल पॉइंट ओपन है देन यू हैव टू मेक दिस कनेक्शन ओपन। जब ये कनेक्शन ओपन हो जाता है तो इसमें जो हायर वोल्टेज साइड से करंट फ्लो हो रहा होगा वो यहाँ पे पास नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा ना, ओपन सर्किट हो गया, हम्म, ठीक है। सही तो सही। अगर ये शॉर्ट सर्किट है डायरेक्टली जो मैंने यहाँ पे दिखाई, तो उसकी वजह से ये Z जो इम्पीडेंस है सिस्टम में अपेयर होती है, और ये जो कॉमन बार है इसको 00 से रेफर किया गया, इसका मतलब ये है कि जीरो सीक्वेंस सिस्टम में और उसका ये कॉमन कनेक्शन पॉइंट है, ओके ऑलराइट। तो एब्रिविएशन यहाँ पे इसके ZOT है जी। वो सेकेंडरी साइड पे जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट नीचे साइड के थ्रू पास आउट हाँ हो वो जाएगा ना? एग्जैक्टली वो सेकेंडरी साइड पे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर अगर ये प्राइमरी साइड ओपन होती और सेकेंडरी साइड तो प्राइमरी साइड पे करंट कनेक्ट फ्लो नहीं होता, अच्छा जी।